ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस बार का जो बजट आया है उसमें एग्रीकल्चर साइड के लिए ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इस एडिटोरियल में इसी बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर का विजन है उसमें बजट में कहीं पे इनकॉर्पोरेशन नहीं है। अब ऑथर यहाँ पे जो है आर राम कुमार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई के प्रोफेसर हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं जब ये एग्रीकल्चर की बात करते हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर में दो प्रॉब्लम्स हैं मेजरली। एग्रीकल्चर में दो प्रॉब्लम्स, सबसे पहले तो देखिए फूड प्रोडक्शन की बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस आ रही है और दूसरी प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो कि मेन रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। अब फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन आ रहा है, ग्लोबल प्रोडक्शन जो भी है फूड का वो डिसरप्ट हो रहा है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसा है या तो सेल्फ डेवलप करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं फूड को या दूसरे देशों से मंगाती हैं। तो सप्लाई चेन्स का भी डिसरप्शन है। तो यहाँ पे हमको ये तो पता ही है कि सप्लाई चेन्स का इशू है। अब सप्लाई चेन्स के इशू की वजह से ही अभी आपने रिसेंटली पढ़ा, यू मस्ट हैव स्टडीड दैट इजिप्ट जो एक देश है उसने भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ को हम बेसिकली प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर सिक्योरिटी को। तो ऐसे दौर में सप्लाई चेन्स का प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, तो फूड पैदा नहीं हो पा रहा, खाना पैदा नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड इन्फ्लेशन अफेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया को और ख़ास तौर से भारत को। तो ये गवर्नमेंट के लिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, दोनों के लिए क्या है, एक मेजर फूड कंसर्न है। अब ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस के लिए ऑथर कह रहे हैं कि देखिए वो 200% यानी 200 टाइम्स बढ़ गए हैं पिछले 2 सालों में। अब फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ने से फर्क क्या पड़ता है, व्हाट कुड बी द इफेक्ट? देखिए फर्टिलाइजर का प्राइस बढ़ने से सिर्फ एक फर्क पड़ेगा डायरेक्ट, जो कि होगा आपके इनपुट कॉस्ट पे, यानी कि कोई भी फसल उगाने के लिए जो लागत लग रही है वो बहुत ज़्यादा लगेगी ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस के बढ़ने से। अब कह रहा है ऑथर कि अगर आप डोमेस्टिकली बात करिए इंडिया में, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ये टास्क है अभी उनकी समझ से, ऑथर की समझ से, कि हम लोग को एक्सप्लेन करें कि फार्मर्स की रियल इनकम 2015 से 2022 में क्यों नहीं डबल हो पाई, क्यों अभी भी सिंगल परसेंटेज रेट पे चल रही है। पहला सवाल तो ऑथर ने ये रेस किया। दूसरा, आप ऑथर यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए कि रियल इनकम की अगर बात करें जो कि कल्टीवेशन से होती है फार्मर्स के लिए, तो उसमें क्या आया है, दैट गिरावट है 2015 से। 2020 से लेकर 2021 तक की बात करें तो एनुअल ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में जो है वो बहुत कम है। एलाइड सेक्टर्स 3% से लेके 3.5% का एनुअल ग्रोथ रेट है। तो ये आपके लिए एविडेंस 1 था, ये आपके लिए एविडेंस 2 था। क्या बता रहे हैं ये आपसे कि एग्रीकल्चर जो है हमारा, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा अभी थोड़ा सा पेरिलस स्टेट में है। पेरिलस मतलब डेंजरस स्टेट में है और ऐसे में ऑथर कह रहा है कि हमें कहीं ना कहीं बजट में सपोर्ट करना पड़ता। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? अब ये देखिए तीसरा एग्जांपल देखिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का आपको दे रहे हैं। कह रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं लेकिन इसका किसी भी तरह से फायदा लोगों को या किसानों को नहीं मिल पाया है क्योंकि कुछ ही कम्योडिटीज़ में ऐसा देखा गया है कि फॉर सर्टेन कम्योडिटीज़ ओनली द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड। तो अब यहाँ पे आपसे ऑथर कह रहा है कि बजट का जो बेसिकली पर्पस है वो क्या होना चाहिए, व्हाट कुड बी द पर्पस ऑफ द बजट? तो बजट का पर्पस था बेसिकली फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, नंबर 1, और कंज्यूमर्स को फूड और फर्टिलाइजर क्राइसिस से बचाना। तो एक तो फार्मर साइड पर जिम्मेदारी, दूसरी कंज्यूमर साइड पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि आपको नेट इनकम भी फार्मर्स की रेस करनी पड़ेगी। अच्छा, नेट इनकम नहीं रेस करेंगे तो क्या होगा उससे, जरा सोचिए। अगर फार्मर्स की जो इनकम है, नेट इनकम, देखिए जब फार्मर्स की नेट इनकम इंक्रीज होगी तो प्राइमरी सेक्टर जो है, कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, कौन सा, एग्रीकल्चर का, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे। तो प्राइमरी सेक्टर से पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा क्योंकि फार्मर की इनकम ज़्यादा है तो ग्रोथ रेट इस सेक्टर का ज़्यादा होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भी ज़्यादा होगा। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि नो माइग्रेशन और शिफ्ट इन ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स।
सही है कि नहीं? किसी भी तरह का शिफ्ट नहीं होगा, यानी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ेंगे नहीं अगर नेट इनकम सरकार बढ़ाती रहेगी तो ऑथर ने कहा कि ये सब भी करना चाहिए था। अब एलोकेशंस के ऊपर ऑथर ने कहा कि डिसअपॉइंटिंग एलोकेशंस हैं, बहुत सारे एविडेंस दे रहे हैं यहाँ पे ऑथर। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि देखिए आपने फूड सब्सिडी काट दी, 2.87 लाख करोड़ थी, इस बार 1.97 लाख करोड़ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो उसमें आपने पहले ही कह दिया है कि जो फ्री सप्लाई फूड ग्रेन्स है वो देंगे, और बेसिकली ये था ना 25 किलो तक का राशन मिल सकता है एक 5 जनों की फैमिली में, 5 किलो फूड ग्रेन के हिसाब से अब फ्री में मिलेगा। लेकिन अभी ज़रूरत 50 किलो की रहती है, तो रिमेनिंग 25 किलो गरीब कहाँ से खरीदेगा? मार्केट से खरीदेगा। अभी तक उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त में मिल जा रहा था, एक राशन कार्ड में मिल रहा था 25 किलो कम दाम पे, 2 रुपये 3 रुपये पे, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में मिल रहा था 25 किलो, तो टोटल 50 किलो मिल रहा था। अब 25 किलो तो फ्री में दे रहे हो आप, क्योंकि आपने गरीब कल्याण अन्न योजना खत्म कर दी है, तो राशन कार्ड के अंदर 25 किलो मुफ्त में दोगे आप, बचा 25 किलो कहाँ से आएगा? तो वहाँ पे ये बात थी। फर्दर यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ के ऊपर इन्होंने अटैक किया है। तो अब ये जो आगे के पॉइंट्स है ना, इसको हमने बड़े शॉर्ट में सिंपल शब्दों में लिखा है। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो भारत का एग्रीकल्चर है उसमें ट्विन क्राइसिस का प्रॉब्लम है। और ट्विन क्राइसिस में क्या? फूड प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स, इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिससे फूड इन्फ्लेशन आ सकता है। फूड इन्फ्लेशन का सीधा प्रभाव पड़ता है, आई मीन किसकी वजह से बढ़ेगा? बिकॉज जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो बढ़ जाएगी। तो कंज्यूमर साइड में जो प्राइसेस हैं क्रॉप के, वो भी बढ़ जाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा? फूड इन्फ्लेशन। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ अभी रिफ्लेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि रियल इनकम ऑफ फार्मर्स डिक्लाइंड है और एनुअल ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट है, तो ये तो हमने डिस्कस किया ही। अब राइज इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन ये सबको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज सेलेक्ट कमोडिटीज में ही है। फर्दर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बजट डिसअपॉइंटिंग क्यों है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजना को आपने बजट के पहले ही खत्म कर दिया, वो एक पहला डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका था। फर्टिलाइजर की सब्सिडीज क्या करनी चाहिए थी? आइडियली सरकार को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आइडियली सरकार को इंक्रीज करना चाहिए था फर्टिलाइजर की सब्सिडीज, ताकि फर्टिलाइजर सस्ते हो सके और लागत जो है वो कम हो सके। लेकिन सरकार ने एक उल्टी चीज़ करी। सरकार ने नेचुरल फार्मिंग के लिए 450 करोड़ 500 करोड़ के लगभग एलोकेट किए थे लास्ट ईयर, जिसमें से अभी ज़्यादा सारे पैसे नहीं खर्चे हुए हैं। लेकिन ये नेचुरल फार्मिंग से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्या ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फार्मर की इनकम को बढ़ा पाएगा? देखिए श्रीलंका का एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली है, उन्होंने जब नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया था तो उनका प्रोडक्शन घट गया था, और यहाँ पे साइंटिफिकली 25 to 30% डिक्लाइन देखा गया है आपके टोटल यील्ड्स में। यानी कि नेचुरल फार्मिंग करने से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो जब फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम कर बढ़ानी चाहिए थी, तो उस समय आपने एक नया मिशन निकाल दिया नेचुरल फार्मिंग का, तो ये क्या हेल्प करेगा? कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ऑथर फर्दर कह रहा है कि गरीब वर्ग जो है, गांव में रहने वाला रूरल हाउस होल्ड का जो पुअर है, उसको एमजी नरेगा से राइट टू वर्क मिलता था, 100 दिन का रोजगार। अब उसका एलोकेशन पिछले साल 73,000 करोड़ था और इस बार 60,000 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि एमजी नरेगा के एलोकेशन में और गिरावट है। फर्दर कह रहे हैं कि जो आउटपुट प्राइसेस हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स के, उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं किया गया, ये ध्यान में रखते हुए कि इस बार फसलें उगाना महंगा होगा, तो एमएसपी बढ़ाना चाहिए था सरकार को। सरकार ने एमएसपी भी अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ाया है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ाया है, लेकिन बाकी सारी फैक्टर्स को उसने अकाउंट नहीं किया है। और जो हमारे यहाँ डिक्लाइनिंग ईल्ड मतलब होता है प्रोडक्शन कितना किया आपने पर हेक्टेयर, इसको जब हम कहते हैं तो इसको हम कहते हैं यील्ड इज इक्वल टू प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। तो पर हेक्टेयर जो ग्रोथ आउटपुट है, जो प्रोडक्शन आउटपुट है, वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। उसके लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो क्या कर सकते हैं? ऑथर ने आखिरी में क्या कहा? ऑथर ने तो कहा कि देखिए बजट डिसअपॉइंटिंग है, साइंटिफिक नहीं है, बजट बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं? तो ऑथर कह रहा था कि देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे दो समय में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते हैं। कैपिटल मतलब कि एग्रीकल्चर के जो सपोर्ट सिस्टम्स है उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इरिगेशन सिस्टम का एक्सपेंशन करिए,
दूसरा, एग्रीकल्चर मंडीज जो हैं जहाँ पे ये फसलें बिकती हैं उनको आप मॉडर्न करिए, ये काम कर सकते हैं। ऑथर कहता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड नाम की जो योजना है, जो बड़ी न्यूज़ में थी, जिसमें 500 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं, वो काफ़ी कारगर साबित हो सकती है यहाँ पे। दूसरा, एलाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए आपको एलोकेशन में इंक्रीज करना चाहिए। तो और साथ में ऑथर ने कुछ स्कीम्स के बारे में भी कहा जो कि मदद कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं छोटी छोटी योजनाओं के एग्रीकल्चर से रिलेटेड, गवर्नमेंट इनको इंक्रीज कर सकती है। जैसे कि उन्होंने कहा एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। प्रधानमंत्री प्रणाम गोवर्धन ये योजना, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, मिष्टी एंड अमृत धरोहर, ये चीज़ें जो हैं ये स्कीम्स आपको याद होनी चाहिए। प्लस सरकार ने कहा कि मिलेट्स को भी हम बेसिकली कोशिश करेंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स ग्रो करें, लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि सिर्फ एक हैदराबाद में सेंटर फॉर एक्सेलेंस खोला है मिलेट्स के लिए, लेकिन किसी भी तरह का अलग से एलोकेशन नहीं किया है मिलेट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और आपको पता ही है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023। और साथ में कह रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी फिशिंग के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ का टारगेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, लेकिन अगर हम एक्चुअल बजट की इंक्रीज की बात करें तो सिर्फ 121 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। तो एलाइड सेक्टर में भी सरकार ने कुछ नहीं किया। लास्ट में ऑथर कहते हैं कि देखिए जो लैक है साइंटिफिक और ग्राउंडेड विजन का इस बजट में, जो कि आइडियली होना चाहिए था हमारे क्वांटम और डायरेक्शन ऑफ एलोकेशंस को बढ़ाने में, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं की गई है। उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए जो बजट हमारा है वो मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर को एड्रेस नहीं कर पा रहा है। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी विद एडिटोरियल एनालिसिस दैट वाज ऑन बजट एंड एग्रीकल्चर, and this obviously is important from your GS3 perspective. I'll see you guys in the next editorial analysis. Please subscribe to the channel if you want daily analysis of important editorials.